नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। और इस डिस्कशन में हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो है प्रियम्बल में दिए गए इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं प्रियम्बल में। उसमें अगला वर्ड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जस्टिस। सो जस्टिस का एक वीडियो हो चुका है, बिकॉज प्रियम्बल में जस्टिस के आगे तीन शब्द लिखे हैं: जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। सो हमारा सोशल जस्टिस हो चुका है, आज पॉलिटिकल जस्टिस की बारी है। ओके। सो पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? अ, राजनीतिक क्षेत्र में न्याय। ठीक है। सो पॉलिटिकल जस्टिस एज फार एज सिटीजन्स आर कंसर्न्ड, it is absence of any arbitrary distinction between man in the political sphere। राजनीतिक क्षेत्र जो है, मतलब आप वोट देना चाहते हैं या आप पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते हैं, एमपी एमएलए, आप काउंसिलर, आप कुछ भी होना चाहते हैं यूजिंग द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्फीयर में, तो उसमें एक इंसान और दूसरे इंसान, यहाँ मैन मैन लिखा है तो प्लीज डू नॉट टेक मी एज अ मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट यानी जो एंटी विमेन होते हैं, महिलाओं से नफरत करते हैं, बोल सकते हो। मैं वो नहीं हूँ। मैन एंड मैन एक्चुअली हमारे बुक में अक्सर मैन का मतलब होता है एंटायर मैनकाइंड, पूरी ह्यूमैनिटी। सो यस, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन, एक इंसान और दूसरे इंसान में कोई डिस्टिंक्शन नहीं इन द पॉलिटिकल स्फीयर। यहाँ पे एक शब्द है आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन। आर्बिट्ररी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पॉलिटी में और दूसरे जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है? बेतुका, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वैसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना होना चाहिए। देखिए, डिस्टिंक्शन हो सकता है, दो बंदे हैं, दोनों वोट करना चाहते हैं। अब एक बंदा है, वो 15 साल का लड़का है, और दूसरा 25 साल का बंदा है। तो अगर वोटिंग बूथ पे रोक दिया जाता है, बोला जाता है कि नहीं, मैं 15 साल के बच्चे को वोट नहीं देने देंगे और ये 25 साल वाले को अलाउ करेंगे, तो ये नहीं कहेंगे कि ये फालतू का डिस्टिंक्शन है। ये डिस्टिंक्शन किया गया है उम्र के हिसाब से, जो कि लॉजिकल है। लॉजिकल डिस्टिंक्शन है उम्र के हिसाब से। या फिर अगर कोई एक फॉरेन सिटीजन जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है, वो पहुंच जाता है बूथ पे, या एक बंदा जिसके पास वोटर आईडी नहीं है, या ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो एलिजिबल नहीं है, तो उनको रोका जा सकता है। वहां पे डिस्टिंक्शन करना कि ये मिस्टर ए जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वोट देने के लिए, और मिस्टर बी जिनके पास नहीं है, इन दोनों में डिस्टिंक्शन इज टोटली फाइन। वो आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन नहीं है, वो लॉजिकल डिस्टिंक्शन है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है जिसका कोई क्लियर लॉजिक नहीं है। मैं बोलता हूं कि भाई, मिस्टर ए गोरा है, मिस्टर बी काला है, उसलिए मिस्टर बी को वोट नहीं देंगे। या एक लड़का है, एक लड़की है, जो भी महिला है उसको वोट देने नहीं देंगे, पुरुष वोट दे सकते हैं। या कोई अमीर है, वो वोट वोट दे सके, गरीब नहीं दे सके। इस तरह के इलॉजिकल बेतुके डिस्टिंक्शन को बोलेंगे आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन, जिसके पीछे कोई सॉलिड लॉजिक नहीं है। ठीक है। सो इस तरह का कोई बेतुका लॉजिक लगा के एक बंदे को दूसरे, मतलब अनजस्ट, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन करके मैं एक बंदे और दूसरे बंदे में फर्क नहीं कर सकता इन पॉलिटिकल स्फीयर। दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। ओके। सो अब देखते हैं कि ये जरूरी क्यों है। देखो, बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जो देश में जो भी सिटीजन्स हैं, वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम देश में चल रहा है, जो इलेक्शंस होते हैं, जो लोग चुने जाते हैं, उसमें हिस्सा हर कोई लेना चाहता है, और लेना जरूरी भी है, लेना भी चाहिए। जो वोट अगर इलेक्शन हो रहा है और मैं वोट ही नहीं देता और बाद में मैं कंप्लेन करता हूं कि देखो कैसे कैसे लोग नेता बन गए, तो आई शुड नॉट बी कंप्लेनिंग, क्योंकि मैंने वोट ही नहीं दिया था। तो वोट देना, और फिर अगर कोई उससे आगे जाना चाहता है, वो कंटेस्ट करना चाहता है, ये सब बहुत जरूरी है। अगर नए लोग कंटेस्ट करने नहीं आएंगे, तो कुछ पुराने लोग ही, कुछ लोग ही अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। सो नए, फ्रेश ब्लड, यंग, ओपन माइंडेड, सोशल माइंडेड लोग आते रहें पॉलिटिक्स में। इसके लिए बहुत जरूरी है पॉलिटिकल जस्टिस, ताकि एक परिवार के लोग ही पॉलिटिकल पावर में ना रहें, और कोई भी आम नागरिक पॉलिटिकल पावर इंजॉय कर सके। फाइन। सो ये है पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखते हैं कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस जो कि पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, मेंट फॉर पॉलिटिकल जस्टिस, जो पॉलिटिकल जस्टिस को आगे बढ़ाते हैं। सो पहला, देखिए, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर
इनफैक्ट इंटायर चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज फॉर पॉलिटिकल जस्टिस। कैसे? ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स है क्या? फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशन है, दे आर लिमिटेशंस। लिमिटेशन है, ठीक है भाई, रोकथाम किसके ऊपर? लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। ओके, लिमिटेशन ऑन जब मैं गवर्नमेंट कहता हूं तो मेरा मेरा मतलब है, गवर्नमेंट से मेरा अर्थ है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट में जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जो लोग नेता लोग हैं और जो लोग एमपी एमएलए लोग हैं, जो लॉ बनाते हैं और जो लॉ एग्जीक्यूट करते हैं, इन लोगों के ऊपर रोकथाम, कंट्रोल, लिमिटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स है। क्यों? ठीक है। सो मैंने क्या किया कि मैं एज एज एन आम नागरिक, एक आम नागरिक के हिसाब से मैंने वोट दिया और कुछ लोग आ गए पावर में। सो एक पार्टी पावर में आती है जिसके लेजिस्लेचर्स भी हैं, मतलब लेजिस्लेटर्स, एमपीज, एमएलएज बिलोंग टू दैट पार्टी, और नेता भी हैं उस पार्टी के। अब वो जो एज अ किसान मैंने वोट दिया है, मैं एक किसान हूं, मैंने वोट दिया है, और वोट देने के बाद लेजिस्लेचर में जो लोग आए हैं, वो लोग ऐसा लॉ बना रहे हैं कि फॉर एग्जांपल किसानों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि किसान अपनी उपज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या अपनी उपज मार्केट में नहीं बेच सकते। ऐसा कुछ एक इलॉजिकल आर्बिट्ररी लॉ बनाया जा रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है। या फिर किसी एक आम नागरिक के ऊपर लिमिटेशन लगाई जा रही है लॉ बना के कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को भी क्रिटिसाइज करेंगे तो आप जेल में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ बनाया गया कि आप सोशल मीडिया में किसी को भी क्रिटिसाइज करें तो आप जेल में चले जाएंगे। ये बिल्कुल मेरे मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसा लॉ अगर लेजिस्लेचर बनाता है जो सिटीजन के खिलाफ है, या फिर इस लॉ को एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, पुलिस आ जाती है मुझे पकड़ने के लिए इसी लॉ के बेसिस पे, तो ये लोग भी सिटीजन के खिलाफ जा रहे हैं। सो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना करे, सिटीजन के राइट्स का उल्लंघन ना करे, और सिटीजन के ऊपर ज्यादती ना करे। पुलिस ने आके पकड़ लिया, बता नहीं रही है कि भाई क्यों पकड़ा है, और अंदर डाल के पीट रहे हैं, और लॉयर से बात नहीं कर रहे हैं, करने दे रहे हैं, फैमिली से नहीं मिलने दे रहे हैं, और वारंट भी नहीं दिखा रहे हैं कि पकड़ा क्यों है। ये तो ज्यादती है। ये ज्यादती कोई ना कर सके एग्जीक्यूटिव में, या फिर लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, कोई भी ऊल जुलूल नियम बना के ज्यादती ना करे। इस ज्यादती पे रोक लगाने के लिए ही फंडामेंटल राइट्स है। आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स कैसे हैं। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द गवर्नमेंट शैल नॉट डू दिस, द गवर्नमेंट शैल नॉट डू दैट। मतलब स्टेट कैन नॉट डू दैट, स्टेट कैन नॉट डू दैट। स्टेट क्या क्या नहीं कर सकता है, स्टेट ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सारे के सारे आर्टिकल स्टेट के ऊपर रोकथाम लगाते हैं। स्टेट सिटीजन का राइट टू इक्वालिटी नहीं ले सकता, सिटीजन का राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सो देखेंगे कि सारे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली स्टेट के ऊपर लगाम लगाते हैं। ठीक है। और स्टेट में है कौन? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। कौन है ये लोग? एग्जीक्यूटिव भी पॉलिटिकल लोग हैं जो पॉलिटिक्स के थ्रू पॉलिटिकल फील्ड में आगे ग्रो करके नेता बने हैं। लेजिस्लेचर भी पॉलिटिकल लोग हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं। सो दीज आर पॉलिटिशियंस, द पॉलिटिकल क्लास। एंड ये पॉलिटिकल क्लास आम आदमी को, आम नागरिक को परेशान ना कर सके, वो इंश्योर करते हैं फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल जस्टिस इस्टेब्लिश करते हैं, दे इस्टेब्लिश पॉलिटिकल जस्टिस। क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में कोई पॉलिटिशियन एक आम नागरिक के अधिकारों का हनन ना कर सके, ये फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्या है? आप देखिए फिर एक और आर्टिकल, अच्छा डीपीएसपी। नेक्स्ट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जो बोलता है कि ये ड्यूटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि हर एक गांव में एक प्रॉपर, हर एक ग्राम सभा का एक पंचायत हो जो प्रॉपरली फंक्शन करे, और इसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए
73वां अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था, जहां से हमारा पंचायती राज निकल के आता है। सो ये पंचायती राज वाले जो प्रोविजंस हैं, ये भी पॉलिटिकल जस्टिस लाते हैं। क्यों? क्योंकि गांव का एक बंदा, ग्राम सभा में जो बंदे हैं, गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके हाथ में कुछ पॉलिटिकल पावर हो। उनके गांव में क्या होगा, उनके गांव में रोड सड़क बनेगी कि नहीं, कहाँ सड़क बनेगी, पानी की क्या व्यवस्था होगी, स्कूलों के में क्या व्यवस्था होगी, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या खाना दिया जाएगा बच्चों को, और तो इंटायर थिंग इन द विलेज, गांव में क्या क्या कैसे इंप्लीमेंट होगा, सरकारी स्कीमें कैसे इंप्लीमेंट होगी, उस पे कंट्रोल गांव के लोग भी चाहते हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि उनका भी कंट्रोल हो, उनके गांव में क्या हो रहा है उसके ऊपर। उसके लिए उन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए, उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो गांव में इलेक्शन जो हो वहां पे पार्टिसिपेट करें, वोट करें, या अपने आप को एज अ कैंडिडेट वहां पे उतारें, और वो पॉलिटिकल पावर एंजॉय करें, ताकि उनके गांव के फैसले वो खुद ले सकें। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी या ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, ये ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एकदम सबसे निचले सतह पर डेमोक्रेसी को पहुंचाना पंचायती राज का काम है। पॉलिटिकल पावर आम आदमी तक पहुंचाना, गांव के एक आम आदमी के पास पास पॉलिटिकल पावर पहुंचाना, ये डीपीएसपी करता है। सो डीपीएसपी ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस। ये आर्टिकल जो आर्टिकल 40 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 326, 326। आर्टिकल 326 क्या करता है? बोलता है कि हर एक बंदा जो 18 साल का है, यूनिवर्सल अडल्ट सफराज, हर एक बंदा जो 18 साल का है वो वोट दे सकता है। यूनिवर्सल अडल्ट सफराज को इस्टेब्लिश करता है, हर एक 18 साल से ऊपर के बंदे को पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मुहैया कराता है, आर्टिकल 326। सो आर्टिकल 326 इज ऑल्सो गिविंग पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। अब आर्टिकल 326 जो है, बहुत आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत लिमिटेड लोग वोट दे सकते थे। आप जितना पीछे जाते जाएंगे देखेंगे कि वोट ब्रिटिश टाइम में बहुत लिमिटेड लोग देते थे। आस्ते आस्ते वो संख्या बढ़ती रही, बट फिर भी बहुत लिमिटेड। या तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशंस थे। तो एक बंदा जिसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, या सर्टेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या सर्टेन जॉब्स में काम करता है, या सर्टेन पॉलिटिकल पोजीशंस पे है, या फिर वो एक मेल है, इस तरह के कुछ क्वालिफिकेशंस थे। बंदा मेल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सब होने से ही लोग वोट दे सकते थे। हर कोई वोट नहीं दे सकता था। उसके बाद महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिला। आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफराज पे, जहां पे हर 18 साल से प्लस का बंदा, या वो बंदा हो या बंदी हो, या उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, पैसा हो ना हो या ना हो, उसका जो भी रेस हो, कलर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, वो वोट दे सकता है। दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे 3 कैटेगरीज में लिखता हूँ, 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है कॉमन मैन, आम आदमी, लाइक यू एंड मी, जो वोट करना चाहता है, वी वांट टू कास्ट आवर वोट, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन में, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है सिटिंग एमपी एमएलए, मतलब जो ऑलरेडी इलेक्ट होके राइट नाउ ऑलरेडी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो पहली कैटेगरी है एक बंदा जो सिर्फ वोट देना चाहता है और कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, आम आदमी। दूसरा है जो एम्बिशन है कि मैं कंटेस्ट करूं और मैं आगे जाके एमपी या एमएलए बनूं। और तीसरा बंदा जो ऑलरेडी एमपी या एमएलए बन के बैठा हुआ है। देखिए, सो ये बंदा कॉमन मैन जो है, अगर ये अंडर ट्रायल है,
मतलब इसके ऊपर आरोप है कि इसने कुछ किया है, हो सकता है ये जेल में है, अंडर ट्रायल मतलब नॉर्मली जेल में रहेगा, अभी भी इसका कोर्ट केस फाइनल फैसला नहीं आया है, और जब तक फाइनल फैसला नहीं आता है तब तक बंदा गिल्टी नहीं है, जेल में है। ये भी हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि हमारे देश में बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं। मतलब टोटल जो लोग जेल में हैं उसके तकरीबन 2/3 67% लोग अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब जेल में है बट फिर भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ किया है कि नहीं, अभी भी ट्रायल चल रहा है या अभी शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसा भी है। सो ये बंदा जो अंडर ट्रायल हो सकता है उसका केस अभी शुरू भी नहीं हुआ हो कोर्ट में, अभी तक कोर्ट ने डेट ही नहीं दिया हो कब केस सुना जाएगा, और ये अंडर ट्रायल है। ऑब्वियसली जब तक अंडर ट्रायल है तब तक ये इसने गुनाह नहीं किया है, नॉट प्रूवन, इट्स नॉट गिल्टी, लेकिन ही इज डिसक्वालिफाइड, ये वोट नहीं दे सकता, ही इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम गिविंग वोट। एक अंडर ट्रायल बंदा, हो सकता है कि आपने एक छोटा सा कोई एक गुनाह का आपके ऊपर आरोप हो जिसके चलते आप, हो सकता है कि वोट जिस टाइम इलेक्शन है उस टाइम पे आप जेल में हैं, आप वोट नहीं दे सकते, यू आर डिस्क्वालिफाइड। व्हाट अबाउट अ कैंडिडेट? सो कैंडिडेट अगर ये अंडर ट्रायल अगर है, तो कलर चेंज करता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर ये बंदा अंडर ट्रायल है, अगर बंदा अंडर ट्रायल है, ही इज वेरी मच अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। बंदा जेल में है, आरोप साबित नहीं हुआ बट अंडर ट्रायल है, जस्ट लाइक दिस कॉमन मैन, एक कॉमन मैन की तरह वो भी अंडर ट्रायल है, लेकिन ये फिर भी कंटेस्ट कर सकता है। आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे लोग जेल में बैठ के भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ये बंदा अगर कन्विक्टेड हो जाता है, मतलब फैसला कोर्ट का आ जाता है कि इस बंदे ने, हाँ इसी ने किया था क्राइम, और अगर उसका क्राइम कुछ ऐसा है कि उसकी सजा 2 साल या उससे ज्यादा की है, 2 साल, फॉर एग्जाम्पल उसने मर्डर किया है, रेप किया है, या ऐसा कुछ किया है जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा है, अगर सजा ऐसी है कि 2 साल से कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सजा 2 साल से ज्यादा की है, कन्विक्टेड हो जाता है बंदा इसमें, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कन्विक्टेड हो गया, फैसला आ गया कि इसने ही किया था, सजा 2 साल से ज्यादा की है, तो वो कंटेस्ट नहीं कर पाएगा इलेक्शन। कब तक नहीं कर पाएगा? 6 इयर्स, 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड, 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड। कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं, अ, ठीक है खैर इस पे बाद में आते हैं। अब सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमएलए अंडर ट्रायल भाई कोई दिक्कत नहीं है, बंदा अंडर ट्रायल जब तक है तब तक तो आराम से वो एमएलए रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, टिल द टाइम ही इज अंडर ट्रायल। अगर बंदा अंडर ट्रायल है, आराम से एज एन एमपी एमएलए वो बना रह सकता है, वो ऑलरेडी एक एमपी एमएलए है, सिटिंग एमएलए है या एमपी है, अब उसके ऊपर एक केस चलता है, वो अंडर ट्रायल है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जब तक सुनवाई होगी वो एमपी एमएलए बना रहेगा। नॉट जस्ट दैट, इवन अगर वो कन्विक्टेड होता, अगर इवन वो ऐसा पहले होता था, इवन अगर वो कन्विक्टेड होता था, ही कुड कंटिन्यू एज अ सिटिंग एमपी एमएलए। एक प्रोविजन था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हमारे सिलेबस में है, इसका एक प्रोविजन था क्लॉज 8 सब क्लॉज 4, क्लॉज 8 सब क्लॉज 4 ये कहता था कि अगर एक बंदा सिटिंग एमपी एमएलए है, ऑलरेडी एमपी या एमएलए है वो, और वो कोई क्राइम में कोर्ट उसको बोलती है कि हाँ कन्विक्टेड, इस बंदे ने ही ये मर्डर किया है और सजा है 2 साल से ज्यादा की, तो बंदा ऑटोमेटिकली तुरंत तुरंत ही डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी अपील करने की, बंदा अपील करेगा, उसको
3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, 3 महीने का टाइम मिलता है अपील करने के लिए। अब 3 महीने के बंदर अब बंदा अपील डाल देगा कोर्ट में। अब जब तक वो अपील की सुनवाई चलती रहेगी, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जब तक ये अपील का प्रोसेस चलता रहेगा तब तक बंदा एमपी एमएलए बना रहेगा। तो अक्सर बंदे कन्विक्टेड होने के बाद भी आराम से सालों साल एमपी एमएलए बने रहते थे, क्योंकि फाइनल डिसीजन, अपील का फाइनल डिसीजन आने में काफी साल लग जाते थे। सो बंदे कन्विक्टेड होने के बाद भी बने रहते थे एमपी एमएलए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ, उस केस का नाम है लिली थॉमस केस। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, आई थिंक 2013, आई बिलीव इट इज 2013, या लिली थॉमस केस 2013। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो क्लॉज 84 है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कह के कि ये पॉलिटिकल जस्टिस के खिलाफ जाता है। पॉलिटिकल जस्टिस के खिलाफ जाता है क्यों? देखो भाई, एक बंदा है, ये अगर कन्विक्टेड होता है, एक कैंडिडेट, अभी के लिए हम हमारे आम आदमी को, कॉमन मैन को भूल जाते हैं, अभी के लिए हम नंबर 2 नंबर 3 की बात करते हैं। सो जो कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ने जा रहा है, एमपी एमएलए नहीं बना है अभी कैंडिडेट, ये कैंडिडेट अगर कन्विक्टेड होता था तो 2 साल से ज्यादा की सजा होने का मतलब डिस्क्वालिफाइड, 6 साल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। 6 साल मतलब उसके 2 टर्म्स चले जाएंगे, वो 2 बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। और वहीं पे ये बंदा अगर कन्विक्टेड होता है, इसको मौका दिया जाता है अपील करने का। सिटिंग एमपी एमएलए अपील करता है और अपील करके वो बना बना रहता है, सालों साल वो एमपी एमएलए बना रहता है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। सो ये अन्याय है, ये अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी है। दिस इज नॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस इज नॉट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये जो दो बंदे हैं, दोनों के दोनों ही इंसान हैं। जस्ट बिकॉज ये जीत के इलेक्शन ऑलरेडी एमपी एमएलए बना हुआ है और ये बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है, जस्ट इस कारण के चलते हम इनको अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट पॉलिटिकल जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 84 जो इनको अपील करने की अनुमति देता था, उसको खारिज कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। सो अब करंट सिचुएशन ये है कि अगर एक सिटिंग एमपी एमएलए जो ऑलरेडी एक एमपी एमएलए है, अगर वो भी कोर्ट में फैसला आता है कि इस बंदे ने मर्डर किया है, रेप किया है, सजा 2 साल से ज्यादा की है, फैसला आते ही राइट अवे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड उसी दिन। अपील, वकील जो करना है करो आप, बट आप उसी दिन डिस्क्वालिफाई हो जाओगे, आपका सीट खाली हो जाएगी सदन में उसी दिन। यू विल बी, एंड ये भी 6 साल के लिए, 6 इयर्स आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। कुछ उदाहरण, बड़े बड़े उदाहरण, लालू प्रसाद यादव 2013, जो सिटिंग एमपीज एमएलए, जो लिली थॉमस केस के बाद, लिली थॉमस केस के बाद कुछ सिटिंग एमपीज एमएलए डिस्क्वालीफाई होने शुरू हुए। पहला सबसे बड़ा नाम, बिगेस्ट, फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ लिली थॉमस केस, लालू प्रसाद यादव 2013। नंबर 2, जे जयललिता। अच्छा, लालू प्रसाद यादव का केस क्या था भाई? फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला, जहां पे कन्विक्टेड हुए थे। जे जयललिता, इनका था डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, वो AIADMK की सदस्य, वो थी, चीफ थी, सुप्रीमो थी। और लालू प्रसाद यादव आपको पता होगा, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है। जे जयललिता AIADMK की सुप्रीमो थी, ये डिस्क्वालीफाई हुई 2017 में। ग्राउंड क्या था, केस क्या था? केस था डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, आय से ज्यादा संपत्ति इनके पास थी, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स। इनका इनका जो आय थी उससे कहीं ज्यादा इनकी संपत्ति थी, मतलब करप्शन। कुछ रिसेंट केसेस हैं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के MP मोहम्मद फैजल डिस्क्वालीफाई हुए 2023 में। राहुल गांधी
आई थिंक इनका केस अब देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक इनको बाइज्जत बरी कर दिया, इनको अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 2023 में इनका भी हुआ था डिफेमेशन केस, जहां पे इन्होंने बोला था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। डिफेमेशन केस था 2023। अफजल अंसारी, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने से कितना फायदा होता है। अफजल अंसारी, गाजीपुर, बहुजन समाज पार्टी, गाजीपुर इन उत्तर प्रदेश, गैंगस्टर एक्ट, गुंडागर्दी की थी कुछ इन्होंने। तो योगी जी की सरकार ने केस किया और ये 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई और डिस्qualified। सो ये कुछ हाई प्रोफाइल नेम्स है जो डिस्qualify हुए हैं आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन लिली थॉमस, जिसने बहुत अच्छा काम किया कि भाई आप अगर इलेक्टेड एमपी एमएलए हो गए हो, सिटिंग है, तो आप कोई तीसमार खा नहीं हो गए हो। अगर एक बंदा जो कैंडिडेट है, जो कंटेस्ट करना चाहता है, अगर वो कन्विक्टेड हो गया 2 साल से ज्यादा के लिए, डिस्qualified, तो आप भी डिस्qualified। अपील करने का आपको, वो अपील करके आप बने रहेंगे एमपी एमएलए, वो नहीं चलेगा। ये तो ठीक है, बट डू वी स्टिल हैव पॉलिटिकल जस्टिस? हमारे भूले बिसरे कॉमन मैन की तरफ आते हैं। कॉमन मैन बेचारा, वो एमपी एमएलए, नेता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता है। वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल राइट का एक्सरसाइज करना चाहता है कि एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं भी वोट देना चाहता हूं। अब इसकी गलती क्या है? हो सकता है कि एक फेक केस में किसी ने फंसा दिया हो। बहुत सारे फेक केसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। या फिर इसने कुछ क्राइम ना किया हो, ये जेल में हो, बाद में कोर्ट का फैसला आएगा कि इसने क्राइम किया ही नहीं था। अभी हमें बाद में मालूम चलेगा, अभी अभी तक इसका प्रूवन नहीं है। ही इज नॉट गिल्टी, ही इज जस्ट अंडर ट्रायल। हो सकता है ट्रायल ही स्टार्ट ना हुआ हो, बट उसे वोट देने नहीं दिया जाता है। एक सिंपल एज जस्ट कास्टिंग अ वोट, ये भी अलाउड नहीं है इस बंदे को। सो वेयर इज द पॉलिटिकल जस्टिस? सो पॉलिटिकल जस्टिस के लिए अभी कुछ करना बाकी है। एक लेटेस्ट अपडेट है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, चैलेंज किया गया था कि इट वाज अच्छा, एक और चीज बता देते हैं कि करंट डेटा के मुताबिक 4,27,000 से भी ज्यादा लोग अंडर ट्रायल्स हैं। 4,27,000 से भी ज्यादा लोग हमारे जेलों में हैं जिनका कसूर अभी भी प्रूवन नहीं है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ये अंडर ट्रायल्स हैं और ये वोट नहीं दे सकते। सो यहाँ पे एक डिस्पैरिटी दिख रही है हमको। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था कि ये चीज गलत है, पॉलिटिकल जस्टिस के खिलाफ है। कैसे आप राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप एक आम बंदे को और ये पॉलिटिशियंस को और एक आम बंदे को आप अलग ट्रीट कर रहे हो। पॉलिटिशियंस को कुछ आप फैसिलिटीज दे रहे हो जो आम बंदे को नहीं दे रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 यानी इसी साल इस पेटिशन को खारिज कर दिया है। रिजेक्टेड द पिटिशन। इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि इसके पहले ये 2 बार फाइल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने और एक 3 जज बेंच ने पहले इसको ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है। सो अगेन रिजेक्टेड। सो अनफॉर्चुनेट बात है ये। एंड अ लॉट नीड्स टू बी डन फॉर पॉलिटिकल जस्टिस। सो दिस वाज रिगार्डिंग हमारे संविधान में जो जस्टिस शब्द है, उसमें जो पॉलिटिकल जस्टिस है, उसके ऊपर हमने ये डिस्कशन कर ली। और अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग इकोनॉमिक जस्टिस। सो आई एम श्योर ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी लगी होनी चाहिए आप लोगों को, बिकॉज काफ़ी डिटेल्स, काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो कि लक्ष्मीकांत में बिल्कुल भी नहीं है। मैं उससे काफ़ी बियॉन्ड, काफ़ी ऊपर गया हूँ। लक्ष्मीकांत से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, सो दैट आपको अपने एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिले, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, एसेज में, हर कुछ में। सो इसीलिए प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस, वॉच द वीडियोस, शेयर द वीडियोस, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ऐसे ही लक्ष्मीकांत से कहीं बाहर निकल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डिस्कशंस में शेयर करता रहूंगा इन दिस सीरीज ऑफ
फ्री पॉलिटी लेक्चर्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा, और पॉलिटी के बाद फिर बाकी एक एक करके सब्जेक्ट कवर होगा। और ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी मैं कवर करने वाला हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, पेपर 1 पेपर 2। थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं करता रहूंगा, चलता रहूंगा, चरैवती चरैवती, आई विल कीप गोइंग। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।